हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कम टाइम में किस प्रकार से इसको बनाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, रेलवे के किसी भी एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। जो बनते तो सभी से हैं, लेकिन दोस्तों अगर इसको बनाने का हमें ट्रिक पता ना हो तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाते हैं। लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम में हमें टाइम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें सेव करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नए नए ट्रिक के माध्यम से इन सारे क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। दी गई सारणी के आधार पर बताएं कि 2001 से 2006 की अवधि के दौरान वेतन में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमें इस प्रकार से पाई चार्ट दिया रहेगा, फिर इसमें हमें हमें बताना है जो पूछा गया है उसके हिसाब से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पूछा क्या है, 2001 से लेकर 2006 की अवधि के दौरान वेतन में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमने प्रतिशत में पढ़ा था, प्रतिशत में वृद्धि क्या होता है, प्रतिशत में वृद्धि क्या होता है, उसका हमें अंतर निकालना होता है। उसका अंतर बटे जिसका अंतर जो स्टार्टिंग होता है, ये अगर ये लाभ हानि के रूप में हो तो उसका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अगर लाभ हानि के रूप में ना हो तो इसका क्या होगा, हम स्टार्टिंग को लेंगे। कहाँ से कहाँ तक पूछा हमें, 2001 से लेके 2006 तक के बीच जो वेतन में जो उसको वेतन मिल रहा है, ठीक है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है ये पूछ रहा है। तो 2001 में उसका वेतन कितना है, 1500। 2001 से लेके 2006 तक में उसका वेतन कितना बढ़ गया, 1500 से अपना 5200 हो गया। ठीक है, 1500 से 5200 हो रहा है। तो प्रतिशत में वृद्धि क्या होगा, ये अंतर बटे जो स्टार्टिंग में दिया हो 1500 वो हो जाएगा। ठीक है, अंतर बटे, या फिर इसको ये क्रय मूल्य भी लिख सकते हो, या फिर ये 1500 और ये क्या हो जाता है गुणित 100। ये प्रतिशत में वृद्धि निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैंने क्रय मूल्य के रूप में इसको किसको ले लिया, जो पहले स्टार्टिंग में जो उसको प्राप्त हुआ था वेतन उसको ले लिया। अब देखिए, यहाँ से क्या दिया है, वेतन उसका 2001 से लेके 2006 तक में वो 1500 से लेके 5200 तक के रूप में बढ़ रहा है। तो देखिए, यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए, वो 1500 से अब ये कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितना रुपए बढ़ा है, 52 से हम 15 माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 37 बढ़ा। मतलब दोनों का अंतर मिल गया, हमें कितना मिल गया, अंतर 37। अब ये किस पे निकालना है, किस पे निकालना है, उसके प्रारंभिक वेतन पे। तो ये कितना हो गया, 37/15। प्रतिशत में वृद्धि निकालना है तो इसमें हमें क्या करना है, गुणित 100। अब इसको कटा देते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 दूने 10 और ये 0 का 0, मतलब ये हो जाएगा 37 गुणित 20। तो 37 में 20 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 37 दूने कितना होता है, ये 74 और ये 0/3। अब इसको हमें भाग दे देना है। तो देखिए, ये किस प्रकार से भाग होगा, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 दूने 6, कितना बचा, 1 बचा, 3 चौक 12, उसके बाद 2 बचा, 3 छक्के 18, उसके बाद फिर से ये 2 बचा, दशमलव लगा देंगे 0, फिर 3 छक्के 18, मतलब 246.6 ये हो रहा है। तो 246.6। अब देखते हैं हम ऑप्शन में किस प्रकार से दिया है। तो देखिए, 245 दिया है, 247 दिया है, मतलब 246.6 को हम 247 लिख सकते हैं, 247 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 247। हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी रीजनिंग का। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाने वाला विकल्प चुनें। अब जो हमें ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज हैं। अब इसमें से हमें त्रिभुज फाइंड करना है और ये जो ऑप्शन से उसका आंसर निकालना है। तो देखिए, ये जो हमारा चित्र इस प्रकार से दिया है, इसमें हमें त्रिभुज पहले काउंट करते जाना है। इसमें हमारा कितना त्रिभुज है, तो देखिए, पहले हम छोटा छोटा वाला त्रिभुज हमेशा काउंट करेंगे। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया, तीसरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटा सा ये बन रहा है चौथा, और ये पांचवा हो गया। उसके बाद ये वाला कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ये छठवां हो गया। ये वाला ऐसे वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया सातवां। ठीक है, उसके बाद
ये वाला छोटा एक बन रहा है, ये 8वां, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये 9वां हो गया। उसके बाद ये पूरा ट्रायंगल ये इस प्रकार से बन रहा है, ये हो गया 10। यहाँ तक दोस्तों छोटा छोटा ट्रायंगल जो हमें मिला है वो हो गया 10। अब देखते हैं बड़ा ट्रायंगल कहाँ कहाँ पर बन रहा है। तो देखिए पहले ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल। तो ये 10 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। अब मैं बड़ा बड़ा ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, अब ये वाला एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हो गया 13 और ये वाला एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हो गया 14। और ये देखिए ये वाला ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हो गया ट्रायंगल 15। बस हमें इसमें ध्यान देकर काउंट करना है कितना ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर 15। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मैथ्स का। एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 है। टोटल 25 विद्यार्थी हैं जिसके अंकों का औसत है कितना है, 60 दिया हुआ है। यदि पहले 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 70 है, मतलब जो 25 विद्यार्थी है उनमें से पहले 13 लोगों का औसत कितना दिया है, 70 है। और क्या दिया है, अंतिम 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 50 है। अंतिम 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है, 50 है। ये वाला पहले का है, ये पहले का है और ये अंतिम का है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। अब इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं इन छात्रों को, तो मध्य वाला छात्र का अंक क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 25 छात्रों का औसत कितना होगा, 60 दिया है, तो इसका हम औसत निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका हम योग निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 25 गुणित 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 150, ये हो जाएगा, इसका योग 1500 आ गया। अब देखिए पहले 13 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, 70। तो पहले 13 विद्यार्थियों का हम औसत निकाल लेते हैं, कितना कितना हो जाएगा, ये 70 गुणित 13 करेंगे तो अपना आ जाएगा ये 910। और अंतिम 13 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, 50। अंतिम 13 विद्यार्थियों का औसत दिया है 50, तो इसका हम योग निकाल लेते हैं। अगर योग निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 13 गुणित 50 करने पर 650, ठीक है दोस्तों। 13 पंचे 65, ये आ गया 650। अब देखिए पहले 13 विद्यार्थी हैं, अंतिम 13 विद्यार्थी, टोटल कितने विद्यार्थी का हमने औसत निकाल लिया, 13 दूने 26, टोटल 26 विद्यार्थियों का हमने औसत निकाल लिया। और कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं, मतलब एक विद्यार्थी का एक्स्ट्रा औसत निकला है, उसी का क्या पूछा है, उसी का मध्य छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। उसी जो एक्स्ट्रा विद्यार्थी है उसी का अंक हमें ज्ञात करना है। तो उसका अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल हमने निकाला है पहले और अंतिम का, उसको जोड़कर जो टोटल है उसको माइनस कर देंगे। मतलब 910 धन 650 माइनस हो जाएगा 1500। मतलब इन दोनों का जितना औसत निकला है, इन दोनों के अंकों का जो योग निकला है, उसमें से हम ये जो टोटल जो अंकों का योग है इसको माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो एक एक्स्ट्रा बच रहा है उसके अंकों का योग निकल जाएगा। तो देखिए 910 और ये 650 को हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1560, ये आ जाएगा 1560। इसमें से अगर हम 1500 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 60। तो ये 60 क्या है, जो मध्य में जो छात्र है, मतलब जो यहाँ पर जो 26 है, मतलब जो 26वां छात्र है उसका ये अंक है। ये मतलब मध्य छात्र का जो है उसका ये अंक आ जाएगा अपना 60। ये हो जाएगा आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो, कितना, कोई भी पिज़्ज़ा है उसका 2/3 भाग का मूल्य कितना दिया है, 300 रुपये दिया है, तो पिज़्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, पिज़्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये दिया है, तो पहले हमें एक भाग का निकालना है। एक भाग का मूल्य क्या हो जाएगा, ये 300 गुणित 2/3 को हम अगर हम इस साइड पक्षांतर करते तो ये आ जाएगा 3/2। 300 गुणित 3/2, इसको कटा देते हैं, ये हो गया 2 एकम 2 और ये 150 बार में कट गया, 15 तिया 45, मतलब 450 रुपये। पूरे पिज़्ज़ा का रेट क्या हो गया, 450 रुपये हो गया।
अब क्या बोला है, हमें पूरे पूरे पिज़्ज़ा का प्राइस पता चल गया। अब पिज़्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। अब इसका 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा, मतलब 450 है, जो 450 रुपये हमें प्राप्त हुआ, उसके 3/5 भाग के पिज़्ज़ा का मूल्य क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो इसको कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 निया 45 और ये 0, तो ये कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 270 रुपये। ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा अपना आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा कटा हुआ है। ए और डी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करें। जो हमें इसका चरण दिया गया है उसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अब इसको आप तो चाहो या तो रीजनिंग का क्वेश्चन मान सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको मैथ्स का मान सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से बनाना है, आइए इसको देखते हैं। इसको तो हम चाहेंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा सा बना के बताता हूँ। देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर किसी कार्य को, ए और बी दोनों मिल गए तो किसी कार्य को वो 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, अगर ए अकेला उस कार्य को कर रहा है तो ये 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाता है, ये अपना आ जाएगा 15 दूने 30, दोनों का एलसीएम आ जाएगा ये 30। अब देखिए, दोनों का हम हमेशा एक दिन का कार्य निकालते हैं। दोनों का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ये 10 या 30, मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, और जो है ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दूने 30। तो यहाँ से देखिए, ए का हमें एक दिन का कार्य पता है 2, तो यहाँ से हम बी का एक दिन का कार्य निकाल सकते हैं। 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो बी का एक दिन का कार्य कितना निकल जाएगा, बी का एक दिन का कार्य निकल जाएगा 1। तो यहाँ से अगर पूछेगा ए जो है कुल काम को कितने दिन में करेगा तो भी हम निकाल सकते हैं 30/2 करके, या फिर पूछेगा बी अगर कुल काम को कितने दिन में करेगा पूछेगा तो 30/1 करके हम बी का काम भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में किस प्रकार से दिया है, इस ऑप्शन को हमें क्रम अनुसार से व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा स्टेप आएगा फिर दूसरा कौन सा स्टेप आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले कौन सा स्टेप किया था ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहले क्या क्या दिया है, ए का एक दिन का कार्य 1/10 माइनस 1/15 है। ए और बी के एक दिन का कार्य 1/10 और ए के एक दिन का कार्य 1/15 है। बी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है और बी का एक दिन का कार्य 1/30 है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या इसमें क्या निकलेगा, हमने सबसे पहले क्या किया, ए और बी का एक दिन का कार्य निकाला और ए का एक दिन का कार्य निकाला, मतलब ए और बी के एक दिन का कार्य हमने निकाला है। तो हमारा पहला आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहले आ जाएगा। सबसे पहला काम हमने ये वाला किया, पहले इन दोनों का एक एक दिन का कार्य निकाल लिया। अब उसके बाद क्या किया, ये तो हमने एक एक दिन का कार्य निकाल लिया। अब उसके बाद अगला स्टेप हमने क्या किया, देखिए यहाँ से हमने पहले दोनों का एक दिन का कार्य निकाला था, उसके बाद यहाँ से ये जो आ गया, यहाँ से अब हम बी का भी एक दिन का कार्य निकाल सकते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी का एक दिन का कार्य ये होगा। तो पहले हमने क्या निकाला, पहले दोनों का एक एक दिन का कार्य निकाला, उसके बाद क्या आ जाएगा, खाली बी का भी एक दिन का कार्य आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी के बाद क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या दिया है, बी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ से ए जो है ये कुल कार्य को कितने दिनों में कर सकता है ये लास्ट में निकलेगा, या फिर बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा ये लास्ट में निकलेगा। तो ये तो सबसे लास्ट का ऑप्शन है। उसके बाद देखिए बी का एक दिन का कार्य 1/30 है। ये वाला जो टोटल आंसर निकालने से पहले हमने क्या निकाला था, बी का एक दिन का कार्य निकाला था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ए के बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, ये बी को अकेला 30 दिनों में, बी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए बी जो है कुल कार्य को अगर कितने दिन में कर रहा है पूछेगा तो क्या आ जाएगा 30, बी का एक दिन का क्षमता कितना 1, मतलब बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ये हो जाएगा सबसे लास्ट स्टेप। तो इसके बाद आ जाएगा ये सी, ऑप्शन में क्या दिया है BADC, ये इसको हमें इस प्रकार से बनाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन होता बहुत ही सिंपल है, बस इसमें हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कम से कम टाइम में हम कैसे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन,
किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो देखिए क्या दिया है, किसी परीक्षा में उसने कितना टोटल 72% उसको मिला। 72% कितने अंक के बराबर था? ये 54 अंक के बराबर था। यही चीज़ इसमें बोला है, उसने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। तो देखिए कोई भी पेपर में चाहे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो एग्ज़ाम भी 100 नंबर का रहा होगा, 100% का रहा होगा। ठीक है, तो 100% में हमेशा हमें निकालना है। तो देखिए अब क्या होगा, जो नंबर प्राप्त हुआ है 54 नंबर प्राप्त हुआ है कितने प्रतिशत पे? 72% पे, 72% पे प्राप्त हुआ है। और टोटल एग्ज़ाम कितने नंबर का है? 100 नंबर का होगा। अब यहाँ से हमें आंसर निकाल लेना है। अब इसको हम कटा देते हैं, पहले किस किस से कट रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखिए 18 तिया 54 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 24 तिया 72। अब ये फिर किसी से कटेगा, ये कट रहा है, ये कट रहा है 3 से, और ये भी कटेगा 3 से। ये हो जाएगा 3 छक्के 18 और ये 3 अट्ठे 24। यहाँ पर क्या आ गया, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 गुणित 100 बटे 8। ये फिर से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया है, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 25 चौक 100। अब कितना बचा, 3 गुणित 25, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75। तो क्या पूछा है, परीक्षा कितने अंकों की थी? तो परीक्षा जो है वो टोटल 75 अंकों की थी। ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे बनाना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया है, 56, 140 और 168 का म सा निकालना है। तो इन तीनों का म सा निकालेंगे तो इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसको हमें निकाल देना है। देखिए 56 का क्या होगा, 56 का पहले अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 7 अट्ठे 56 होता है, और ये 4 दूने 8। ठीक है, 140 का अगर हम निकालते हैं, 140 का निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 दूने 14 और ये 0 का 0। उसके बाद 4 पंछे 20। 168 का अगर हम निकालते हैं तो 168 का कितना हो जाएगा, ये 7 से जाएगा 24 बार, उसके बाद ये 4 से जाएगा 6 चौक 24। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या निकल रहा है, तीनों में कॉमन 7 गुणित 4 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी 7 गुणित 4 कॉमन निकल रहा है, और यहाँ से भी 7 गुणित 4 कॉमन निकल रहा है। उसके बाद देखिए और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ तो ये इन दोनों से 2 निकल जाएगा, लेकिन इसमें से 2 नहीं निकलेगा। तो इन तीनों से कॉमन क्या निकल रहा है, 7 गुणित 4 मतलब 7 चौक 28, और यही हो जाएगा इन तीनों का मसा। इसका आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी में कुछ कटा हुआ है, इसको देखते हैं इंग्लिश में। इन अ सर्टेन कोड इफ़, ये हमें एक कोड दिया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा है। तो इज़ रिटन एज, ये जो कोड दिया है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये जो कोड दिया है इसको इस प्रकार से लिखा गया। देन हाउ विल, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, बी रिटन एज इन द सेम कोड। ठीक है, इस कोड को जो है इस प्रकार से लिखा गया है कुछ कोड यूज़ करके, ठीक उसी प्रकार को ये वाला जो कोड दिया है उसको हमें किस प्रकार से लिखना है, ये क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बड़ा सा लिख लिया है। अब देखिए ये जो है वो जिग जैगिंग जो कुछ है उस वो जो है अजिग जैगिंग किस प्रकार से बना है। तो देखिए इसमें हम हमेशा याद रखेंगे, या तो ये नंबरिंग से बनेगा, या तो फिर इसका जो है नंबर को उल्टा पुल्टा करके ये जो है ये वाले कोड से ये वाला लाया होगा। इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं इन 5 नंबर को ZIG ZA, इसको क्या करके लिखा है, यहाँ से उल्टा करके लिखा है 3 और ये 2 5। ठीक है, यहाँ से देखिए AZGIZ मतलब 5 नंबर को उल्टा करके यहाँ लिख दिया है। उसके बाद देखिए इसका अगला जो 5 नंबर है GGING, उसको क्या कर दिया है, इसको भी उल्टा करके लिख दिया, मतलब GNIGG यहाँ से ये उल्टा करके लिख दिया, मतलब पहले 5 को उल्टा करके लिख दिया, उसके बाद अंतिम 5 को उल्टा करके लिख दिया। इसी कोड को हमें क्या करना है, सेम यही वाला पैटर्न में इसको भी कोड को हमें चेंज करना है। तो देखिए पहले हम 5 को चेंज करते हैं,
पहले 5 को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए डबल जेड पहले आ जाएगा, डबल जेड पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आई एल बी, आई एल बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो लास्ट में 5 बच गया उसको भी अपन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, लास्ट में वाई है, वाई पहले आ जाएगा। उसके बाद एल, उसके बाद डी, डी के बाद आर, आर के बाद ए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसको हम मिला लेंगे ऑप्शन से। तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, डबल जेड आई एल बी, डबल जेड आई एल बी, वाई एल डी आर ए, वाई एल डी आर ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों कई सारे आंसर की में अपना आंसर जो है वो गलत भी दिया रहता है, लेकिन हमें उसके पीछे नहीं जाना। उसको जो है फाइनली आरआरबी अगर आपका आंसर लाएगा तो उसको सुधार के दे दिया रहेगा। तो हमें गलत आंसर की के पीछे कभी नहीं जाना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दिया है 8 गुणित जो हमारा मंझला ब्रैकेट में ये जो 5 माइनस, उसके बाद माइनस का 2 गुणित माइनस का 3। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को बनाने के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे बोधमास रूल। हम हमेशा यूज़ करेंगे बोधमास रूल। ठीक है, बोधमास का फुल फॉर्म आपको तो पता ही है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, हिंदी में इसको बोलते हैं का, उस है ना। ब्रैकेट के बाद हम ऑफ को वाले की को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न को हम सॉल्व करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है अपना एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए लिखा है। अभी आने वाले क्वेश्चन में, अभी अगला क्वेश्चन में आपका बोधमास से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो जिसमें इन सारे मेथड का यूज हुआ है। तो पहले हम देखेंगे, इसमें तो हमें सीधा सीधा पहले ब्रैकेट के अंदर को ही बनाना है। देखिए पहले हम ब्रैकेट के अंदर को बना लेते हैं। क्या दिया हमें, 8 गुणित ये मंझला ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस, अब देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको वो पहले सॉल्व होगा। तो देखिए -2 गुणित -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और 3 दोने हो जाएगा ये 6। ये कुछ इस प्रकार से आ गया। उसके बाद जो है ये पहले अंदर का ये जो ब्रैकेट में दिया है इसके अंदर को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुणित, अब देखिए यहाँ पास हो जाएगा ये 5 माइनस, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, एक स्टेप और लिख लेता हूँ मैं, 5 माइनस ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बराबर 8 गुणित 5 में से हम 6 माइनस करते हैं तो क्या बच जाएगा, -1। मतलब 8 में से हम -1 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -8। यह हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, मिरर इमेज या वाटर इमेज से एक न एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्या दिया है, कौन सा उत्तर चित्र है दिए गए प्रश्न का सही जल छवि को दर्शाता है। मतलब क्या दिया है इसमें, वाटर इमेज, जल छवि। वाटर इमेज क्या होगा, हम इसको ऊपर से या फिर नीचे से देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये उल्टा किस प्रकार से बनेगा। जैसे हम ए का वाटर इमेज बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, उल्टा ए हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है ये यहाँ पर छोटा दिया, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर बड़ा करके बना दिया। अब इसका जो है वो वाटर इमेज क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। देखिए तो इसका जल प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या होगा, ये जस्ट ये उल्टा बनेगा, मतलब ऊपर का नीचे में बनेगा। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके अंदर हम ले लेते हैं, इसके अंदर ये प्लस हो गया। अब देखिए ये जो है ऊपर में है वो नीचे बनेगा, नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा। ये वाला जो डॉट दिया है वो इस साइड के ही नीचे में आ जाएगा, इसी साइड में, यहाँ पर ये नीचे में आ जाएगा, यहाँ पर नीचे में आ गया। उसके बाद देखिए इस साइड में जो डॉट है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला डॉट है ये ऊपर इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रेंगल इस प्रकार से है, ट्रेंगल जो है वो इस प्रकार से है। ये वाला ट्रेंगल जो है नीचे की ओर आ जाएगा, ये जो है ऐसे नीचे की ओर आ जाएगा, और नीचे में जो ट्रेंगल है ये इस प्रकार से ऊपर की ओर चले जाएगा। तो इसका जो है वाटर इमेज इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ए में पहले यहाँ पर देखिए ये वाला जो है डॉट ये इस प्रकार से किनारे में नीचे में आएगा, इसमें तो आया है, ये वाला डॉट ऊपर भी गया है। लेकिन यहाँ पर ट्रेंगल जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से, ये वाला तो है लेकिन इसका देखिए इसका कोना वाला ऊपर में टच है। यहाँ पर का ये ट्रेंगल कुछ इस प्रकार से बना है, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये उल्टा बनेगा। ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड में क्या दिया है, सेकेंड में ये वाला तो अपना जो डॉट दिया है ये तो सही दिया है।
उसके बाद इसमें भी इसका भी जो ट्रेंगल है वो इस प्रकार से दिया है, ये भी इसका भी आंसर ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सी में देखिए ये वाला डॉट तो ये हमारा सही दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। उसके बाद इसका देखिए ट्रेंगल, इसका जिस प्रकार से इसके वाटर इमेज बना है, ये वाला सीधा सीधा, ये वाला सीधा सीधा इस प्रकार से, और ये वाला सीधा सीधा इस प्रकार से। तो इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं। यदि 3/5 भाग लड़के हैं, मतलब टोटल जो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितना है, 45। अब क्या बोला है, 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसका 3/5 भाग कौन है, लड़का है, बॉयस हैं। 3/5 ये हो जाएगा 3, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 45 गुणित 3/5 भाग कौन है, लड़के हैं। तो इसकी संख्या हमें ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ से ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 5 एकम 5, 5 निया 45, और ये क्या आ जाएगा, 9 तिया 9 गुणित 3 मतलब 9 तिया 27। तो उस कक्षा में कितने लड़के हैं, टोटल 27 लड़के हैं। मतलब 45 का हम 3/5 भाग निकालेंगे तो आ जाएगा 27, और यही हमें पूछा है। 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या ही पूछा है, ठीक है। और अगर यहीं पर लड़कियों की संख्या अगर पूछ देता तो 45 में हम 27 को माइनस कर देते तो वो लड़कियों की संख्या निकल के आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न को हल करें। यहाँ पर दिया है 72 भागित 1/2, ये 15 धन 12 माइनस 9 धन 6 माइनस ये 5 धन 7 के ऊपर है 12। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, बोधमास का रूल, BODMAS, बोधमास रूल फॉलो करना है। अगर आपको बोधमास का रूल फॉलो करना अगर आपको अच्छे से पता नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बोधमास रूल अच्छे से बता दिया है। तो देखिए बोधमास में क्या हो जाता है, बी का मतलब होता है पहले ब्रैकेट के अंदर को हम सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवीज़न, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़ना, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। इसको मैंने वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है, आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है, जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसके अंदर को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट में क्या दिया है, 9 धन 6 माइनस 5 धन 7 के ऊपर है बार। तो इस बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी भी ये इस टाइप से क्वेश्चन में से बार दिया रहेगा तो बार का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें ये जो बार जिसके ऊपर में बार है उसी को हमें बनाना है। यहाँ पर देखिए 5 धन 7 के ऊपर में बार है, यहाँ पर 5 जो है 5 से पहले माइनस है, लेकिन माइनस के ऊपर में बार नहीं है तो इसको हमें -5 नहीं लेना है। कई लोग इसको -5 ले लेते हैं और यहीं पर गलती कर जाते हैं। तो -5 हमें नहीं लेना है, बार जो है 5 धन 7 के ऊपर में है, माइनस के ऊपर में बार नहीं है। तो पहले हम 5 और 7 को जोड़ेंगे, तो 7 और 5 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ये 7 और 5 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले इतना ही स्टेप को यहाँ पर बना के बताता हूँ। यह आ जाएगा 9 धन 6, उसके बाद क्या आएगा माइनस का माइनस, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा ये 12। पहले जो बार दिया है उसी को हमने बनाया है। अब देखिए 9 और 6 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ये 15 माइनस 12। 15 में से 12 को हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3। पहले हमने ये जो छोटा कोष्टक के अंदर में दिया है इतना को ही सॉल्व किया है, इतना की जगह में क्या आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद जो दिया है उसको पहले एक बार लिख लेते हैं, 72 भागित 1/2, ये हमारा कोष्टक में दिया है 15 धन 12 माइनस का, अब इसके जगह में क्या आ गया, ये 3 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 72 भागित 1/2। अब ये वाले कोष्टक के अंदर को हमें हल करना है। तो देखिए 15 और 12 को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 15 और 12 को जोड़ने पर ये आ जाएगा 27। 15 और 12 को जोड़ने पर आ जाएगा 27, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ गया 27 माइनस 3। 27 माइनस 3 करने पर ये कितना आ जाएगा, ये 24। मतलब ये वाला छोटा वाला कोष्टक को हमने हल किया तो कितना आ गया, ये 24। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये इसके साथ जो है ये फिर से कोष्टक में आ गया। ठीक है, अब पहले हम इसको बनाना है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 12 दूने 24। मतलब लास्ट में क्या आ गया, 72 भागित 12। 72 भागित 12, तो इसको हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 12 छक्के 72,
ये आ जाएगा अपना आंसर। तो हमें हमेशा ध्यान देना है इसको। पहले इसको कई लोग क्या करते हैं, -5 - 7 बराबर इसको हल करके क्या ले आते हैं, 2 ले आते हैं, फिर यहीं बस क्या होगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें इसको इस प्रकार से बनाना है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अक्षरों के उस उपयुक्त संयोजन का चयन करें जिसे जब क्रमिक रूप से दी गई अक्षरों श्रृंखला के अंतराल में रखा जाता है तो श्रृंखला पूरी हो जाती है। अब हमें एक श्रृंखला दिया हुआ है, ये छोटा होने के कारण इसको मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये जो श्रृंखला दिया हुआ है, अब हमें ऑप्शन से देखेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको ऑप्शन से नहीं बनाना है। ऑप्शन से बनाओगे तो आप काफ़ी इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और आपका काफ़ी टाइम खपत हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे, ये कितना है, कितना नंबर दिया हुआ है। तो देखिए, इसको काउंट करने पर कितना आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल यहाँ पर इसको काउंट करने पर कितना नंबर आ रहा है, ये 15 नंबर आ रहा है। अब देखिए, इसमें हमें बनाना है इसको पेयर करके। अगर 15 नंबर हो तो 15 का या तो 3 का 5 पेयर बनेगा या फिर 5 का 3 पेयर बनेगा। तो हम ये पहले 3 का 5 पेयर करके देखते हैं या फिर 5 का 3 पेयर करके देखते हैं इसमें किस प्रकार से आ रहा है। तो हम पहले 3 का 5 पेयर कर बना के देखते हैं, मतलब 3 3 का 5 पेयर ये बनेगा। तो 1 2 3 ये एक पेयर हो गया, 1 2 3 ये दूसरा पेयर हो गया, 1 2 3 ये तीसरा पेयर हो गया, 1 2 3 ये चौथा पेयर हो गया, 1 2 3 और ये पाँचवा पेयर हो गया। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। इसको कभी भी आपको ऑप्शन से नहीं बनाना है। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी या तो पहला का दूसरा पेयर से कोई रिलेशन बनेगा या फिर पहला का तीसरा पेयर से कोई रिलेशन बनेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर बनेगा। तो देखिए, पहला का दूसरा से कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लास्ट में VW है, इसके लास्ट में VW आने का चांस है क्या, कोई चांस नहीं है क्योंकि लास्ट में U है। अब देखिए, इसके लास्ट में VW है, पहले का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो हम पहले का तीसरे के साथ संबंध बना के देखते हैं। इसके लास्ट में VW है, इसके लास्ट में VW आने का चांस है क्या, तो यहाँ पर देखिए V है, यहाँ पर W आने का चांस हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर W लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए VW, यहाँ पर भी VW, इसके पहले में U है, इसके पहले में भी मैं U लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, UVW, ये भी हो गया UVW। ठीक है, मतलब इन दोनों में संबंध बन गया UVW का, इसमें भी UVW का संबंध बन गया। देखिए, पहले का तीसरे से बना, अब जो है तीसरे का हम जो है पाँचवें वाले से बना के देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है U, तो यहाँ पर मैं भरता हूँ V, तो UVW ये भी बन गया, मतलब ये भी UVW UVW UVW। तो दूसरे का जो है चौथे से पेयर बन रहा है कि नहीं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए W है, इसके भी स्टार्टिंग में W है, इसके लास्ट में U है, इसके लास्ट में भी U है, मतलब पेयर बन रहा है। तो इसके बीच में V है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, V। तो हमेशा इसको हमें इसी प्रकार से बनाना है। हमें संबंध बना के देखना है, पहले का दूसरे से बन रहा है कि नहीं, पहले का तीसरे से बन रहा है कि नहीं। तो देखिए, पहले का तीसरे से बन रहा है तो यह मतलब एक एक छोड़ के ये पेयर बन रहा है। पहले का तीसरे से बना, फिर तीसरे का पाँचवें कैसे बना, पहला तीसरा पाँचवा का एक पेयर बन गया, दूसरा और चौथा का एक पेयर बन गया। तो अब देखिए, यहाँ पर खाली स्थान में क्या क्या आया, पहला खाली स्थान में क्या आया, U आया, उसके बाद खाली स्थान में क्या आया, V आया, उसके बाद देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर क्या आया, W आया, उसके बाद जो खाली स्थान यहाँ पर क्या है, V है, तो ये इसका आ गया V, मतलब UVWV, ये आ जाएगा अपना आंसर। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C, लेकिन ऑप्शन नंबर C इसमें कट गया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा UVWV। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या की 72% 90 है तो वह संख्या कितनी है। देखिए, कितना सरल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको एकदम स्पीड से जितना कम टाइम में हो सके ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हमें टाइम को मैनेज करना है। कम से कम टाइम में इसको हमें बनाना है, तभी हम क्या होगा, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम बचा पाएंगे। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, किसी संख्या की 72%, मान लीजिए वह संख्या x है। अब क्या दिया है, उसका 72%, तो इसका 72%, प्रतिशत के बदले में क्या आ जाता है, ये बटे में 100, कितना है, 90 है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है, मतलब x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो x के साथ जो 72/100 है उसको हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो ये इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 90 भागित 72/100, मतलब भाग को हम गुणा में चेंज करते हैं और ये हो जाएगा 100/72। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, 90 गुणित 100/72 को। तो देखिए, ये हो जाएगा 9 × 8 = 72
और ये हो जाएगा 9×90। ठीक है, ये हो गया 9×8 = 72, 9×9 = 90। यहाँ से ये फिर से कटेगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8 हो गया, और ये हो गया 2 पंचे 10। ये 4 एकम 4, 25 चौक 100। मतलब ऊपर में क्या बचा है, 5 × 25, मतलब 25 पंचे क्या हो गया, 125। 25 पंचे आ गया 125, ये हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनखंड 483 हो जाए। तो देखिए इसमें तो दोस्तों आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंसर दिया हुआ है। मैं इसमें आपको किस प्रकार से कम टाइम में क्वेश्चन को बनाना है ये चीज़ सिखा रहा हूँ। तो देखिए 69 को हमें 3 भागों में बांटना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो इसको हमें बनाना है ऑप्शन से, इसको हमें बनाना है ऑप्शन में से। देखिए इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो, उनके सबसे छोटे भागों का गुणनखंड 483 हो। तो हमें 69 को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑप्शन से ही देख लेना है कि। तो देखिए क्या दिया है, इसके सबसे छोटे भागों का गुणनखंड कितना है, 483। मतलब उसको गुणा करने पर लास्ट में 3 आना चाहिए। तो देखिए सबसे छोटे भागों का हम गुणनखंड करके देखते हैं लास्ट में 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इन दोनों में छोटा भाग कौन सा हो गया, 15 और 23। 15 और 23 को हम गुणा करते हैं तो इकाई में 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 5 × 15, 5 × 15, इकाई में 5 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें छोटा छोटा भाग कौन सा है, 19 और 23। तो 9 और 3 को हम गुणा करके देखते हैं, 9 × 3 = 27, इकाई में क्या आ गया, 7। तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद देखते हैं इसमें से 17 और 23, तो 7 और 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 3 = 21, इसके इकाई में आ गया 1, ये भी हो गया कैंसिल। ये तीनों कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके भी छोटे भागों को गुणा करके देखते हैं, 21 × 23 मतलब 1 × 3, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है और इसके भी इकाई अंक में 3 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बनाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको ऑप्शन से भी बनाया जाता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको ऑप्शन से बनाने पर उसका आंसर निकलेगा नहीं, हम उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अगर जिस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से आ रहा है तो उसको हमेशा हमें ऑप्शन से ही बनाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और अनुमान का। तो दोस्तों कथन और निष्कर्ष से हमेशा रेलवे के हर एग्ज़ाम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा, या तो वो कथन और निष्कर्ष से रहेगा या तो वो कथन और अनुमान से रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, हमें वाक्य दिया हुआ है और उसका अनुमान लगाना है। देखिए वाक्य क्या दिया है, वकील के सामने आपसे ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है। बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जाने वाला एक अनुदेश है। ठीक है, बचाव पक्ष के सामने क्या है, हमें अनुसरण करना है, एक अनुदेश दिया हुआ है कि वकील के सामने हमेशा आपको ईमानदार होने की उपेक्षा की जाती है। अब देखिए इससे अनुमान क्या क्या लगाया गया है ये हमें बताना है। जब तक सावधान न किया जाए, मुवक्किल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी किसी चीज़ का वकालत कर रहा है, जब तक हम उसको पहले से नहीं बोल देंगे कि भैया तुम वकील के पास हमेशा सही सही बताना, अगर हम उसको सावधान नहीं करते तो वो अपने हिसाब से कुछ भी बोल देगा और उसके हिसाब से बोलेगा, वो तो गवाही चलेगा नहीं। हमेशा उसको अगर वो वकील पकड़ा है तो वकील के हिसाब से ही उसको चलना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा निहित हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला है, कभी कभी बचाव पक्ष के विवाद की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो बचाव पक्ष में अगर विवाद करना है तो महत्वपूर्ण तथ्य की आवश्यकता तो हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही अनुमान सही हो जाएंगे। अब इसका आंसर किस प्रकार से दिया है, अगर आपको जो है ये कथन से अनुमान लगाना अगर आ गया तो फिर ऑप्शन तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो अनुमान 1 और 2 दोनों निहित है, ये दिया है तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब दोनों अनुमान कथन के हिसाब से निहित हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी कथन और निष्कर्ष से ही रिलेटेड है। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न को उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। अब हमें एक कथन दिया हुआ है, जो भी प्रश्न दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ कथन दिए हुए हैं, तो इससे रिलेट करना है हमेशा कथन को, और कौन सा कथन पर्याप्त है ये हमें बताना है। तो देखिए
अवैध प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। अवैध जो प्रवासी आए हुए हैं, अवैध अप्रवासी क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, या तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य को गए होंगे, या तो वो एक देश से दूसरे देश को चले गए होंगे। और वो अगर वो अवैध तरीक़ा से सरकार के बिना इजाज़त लिए अगर गए हैं तो वो हो जाएगा अवैध अप्रवासी। तो अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, जो कहीं भी किसी भी जगह पे अवैध रूप से चले गए होंगे। अब देखिए कथन में क्या दिया है, कुछ अवैध अप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से है। अब 30% बांग्लादेश से है, और दूसरा में क्या दिया है, शेष भारत से है। मतलब 30% बांग्लादेश से है और 70% भारत से है। लेकिन हमें क्या है, इसमें किसी का भी संख्या नहीं दिया हुआ है। ना ही हमें 30% की वैल्यू दी गई है, ना ही 70% की वैल्यू दी गई है, और ना ही 100% की वैल्यू दी गई है। तो हम इन दोनों कथन से ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ठीक है। मतलब दोनों कथन से ये जो निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। अब देखिए इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो एक और न ही दो पर्याप्त हैं, ठीक है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है, ना ही हमें 30% की वैल्यू दी गई है, ना ही 70% की वैल्यू दी गई है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा दोनों ही पर्याप्त नहीं होंगे। अगर इनमें किसी एक का भी अगर वैल्यू दे देता, मान लीजिए 30% का ही वैल्यू दे देता, तो हम पूरे का वैल्यू निकाल सकते, बाकी 70% का भी वैल्यू निकाल सकते, फिर दोनों पर्याप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पास किसी का भी वैल्यू नहीं दिया है, तो फिर दोनों अपर्याप्त होंगे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न अनुसार आकृति में ये जो जगह ले सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी हमें बनाना हो तो उसको ऑप्शन से बनाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना है हमेशा। ऑप्शन से हम देखेंगे कि इसके जगह में क्या होगा। या तो आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो, है ना, ज़्यादा चांसेस है कि आप इसको ऑप्शन से ही बनाना। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा दिमाग है तो आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे अगर आप बनाना चाहो तो इसको आप क्वेश्चन में ही पूरा करके ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको क्वेश्चन से ही बनाने का स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ट्रेंगल टाइप इस बना हुआ है। पहले हम ये बना लेते हैं ट्रेंगल। ये नीचे में कुछ ट्रेंगल बना हुआ है, इसी जगह को हमें भरना है। नीचे में ट्रेंगल बना हुआ है, इसको हमें भरना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये यहाँ पर इस प्रकार से ये कोना बन रहा है। तो ये भी इस प्रकार से नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नीचे आएगा, कुछ इस प्रकार से नीचे आएगा। उसके बाद देखिए ये वाला जो है रेक्टेंगल, इसको ऐसे पूरा करेगा। जो वर्ग है वो इस प्रकार से इसको पूरा करेगा, और इस प्रकार से इसको पूरा करेगा, इन दोनों को पूरा करेगा। तो यहाँ पर ये एक वर्ग का आ जाएगा, और यहाँ पर ये दूसरा वर्ग का आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो है वर्ग में इस प्रकार से लाइन है, इधर भी लाइन गया है, इधर भी लाइन गया है, इधर भी लाइन आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से लाइन आ जाएगा। तो इसका जो है आंसर ये हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन से भी बना सकते हो। अब देखिए इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में वही वाला डायग्राम दिया है, ये साइड साइड में हमने किया था। उसके बाद एक वर्ग का हो गया, दूसरा वर्ग का, और नीचे में लाइन। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए जो भी हमें वर्ग दिया हुआ है, जैसे एक कर्नाटक है, एक भारत है और एक एशिया है, इसका कौन सा वेन आरेख सही प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों अगर आपको वेन आरेख पढ़ने में दिक्कत होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वेन आरेख का हमने 3 पार्ट बनाया हुआ है, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, फिर आपका वेन आरेख एकदम से ईजी हो जाएगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। एक दिया है कर्नाटक, एक है भारत और एक है एशिया। तो देखिए पहले क्या आता है, एक एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया जो है वो पूरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तो आपको पता ही है। अब एशिया महाद्वीप के अंदर में हमारा भारत देश भी आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर में हमारा भारत देश भी आता है। और कर्नाटक जो है हमारे भारत देश के अंदर का एक राज्य है, कर्नाटक जो है भारत देश के अंदर में आता है, ठीक है। मतलब ये सभी वाला कंडीशन आ गया। यहाँ ये जो है वेन आरेख से जो है 4 प्रकार के कंडीशन बनते हैं, ये हमने वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। आप चाहो तो उसको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सभी वाला, मतलब सभी कर्नाटक जो है भारत के अंदर में आ गया, फिर सभी भारत जो है एशिया के अंदर में आ गया। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो हो जाएगा इसका ये ऑप्शन नंबर 3। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा कथन और निष्कर्ष से, देखिए इससे तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है।
दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब इसमें एक थोड़ा सा बस चेंजेस है। क्या बोला है, जो भी कथन दिया है उसको हमें सही मानना है, चाहे कथन हमें गलत ही क्यों ना हो, कथन में गलत चीज़ ही क्यों ना दिया हो, उसको क्या बोला है, सही मानना है और उसके हिसाब से हमें निष्कर्ष निकालना है। तो देखिए कथन में क्या दिया है, इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है। जो सार्वजनिक स्थान है उसमें धूम्रपान में वृद्धि हुई है इस वर्ष, ये बोल रहा है। अब इसके हिसाब से क्या निष्कर्ष निकलता है ये हम देखते हैं। सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई, क्योंकि देखिए धूम्रपान में वृद्धि हो रहा है सार्वजनिक स्थान में, तो सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो धूम्रपान निषेध करना चाहिए। पहला ऑप्शन तो इसके हिसाब से कहीं ना कहीं सही है। अब दूसरा क्या दिया है, सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से होने वाले बुरे प्रभाव के प्रति जागरूकता पैदा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों में जो है धूम्रपान की वृद्धि हो रही है, तो हम तरह तरह की जागरूकता फैलाएंगे या फिर तरह तरह के ऐड डालेंगे, है ना, कि किस प्रकार से धूम्रपान करने में हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो उससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं उसमें कमी होगी। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर सेकंड भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर में क्या दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। अब जो दिया है इन दोनों में जो संबंध बनेगा वो इन दोनों में भी बनेगा। इसका कहने का मतलब ये है, अगर ये बीच में ऐसा समानुपात का चिन्ह हो तो उसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में जो संबंध बनेगा ठीक उसी प्रकार से संबंध यहाँ पर और यहाँ पर जो आएगा उसका बनना चाहिए। तो देखिए VMR का संबंध किस प्रकार से बना है कि वो ZIS बन के आ गया। ठीक है, VMR में हमने क्या क्या कलाकारी किया है कि वो ZIS के रूप में आ गया। तो देखिए V में हमने क्या किया, +4 को ऐड किया तो ये Z आ गया। V में हम +4 ऐड करेंगे तो Z आ गया। ठीक उसी प्रकार हम M में -4 करेंगे तो I आएगा। M में हम -4 करके देखते हैं तो ये I आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, R में हम +1 करते हैं तो ये S आ गया। ठीक है, V में हमने क्या किया, +4 किया। R में हमने क्या किया, -4 किया तो ये I आ गया। ठीक है, R में हम -4 करेंगे तो I आ जाएगा, सॉरी M में -4 करेंगे तो I आएगा। और ठीक उसी प्रकार R में +1 करने पर ये S आ जाएगा। R के बाद क्या आता है, S आता है। ठीक है, यही जो है रूल इसमें भी लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब क्या दिया है अपना AKT, यही स्टेप इसमें भी फॉलो करना है। मतलब A में पहले क्या करेंगे, +4 करेंगे तो A में +4 करने पर क्या आ जाएगा, है ना, BCDE। A में +4 करने पर क्या आ जाएगा, E। ठीक उसी प्रकार K में हमें क्या करना है, देखिए M में हम क्या किए थे, -4 किए थे। सेकंड वाले में क्या करना है, -4। मतलब K में -4 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, G। ठीक है, GHIJK, मतलब क्या आ जाएगा, K में -4 करने पर G। उसके बाद जो है थर्ड वाले में हमने क्या किया था, +1 किया था, तो इसमें भी हम +1 कर देते हैं। तो T में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये U। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा EGU। इसका आंसर आ जाएगा EGU, ये हो जाएगा आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। सुबह X और Y पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, X और Y जो है वो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। मतलब X अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो Y जो है इस डायरेक्शन में चलेगा, तभी वो एक दूसरे की ओर हो गया। अब क्या बोल रहा है, जब वे मिलते हैं तो Y की छाया X पर पड़ती है। जब वो मिलते हैं तो जो Y की छाया X पर पड़ेगी, मतलब सूर्य किधर रहेगा, वो कुछ इस साइड सूर्य रहेगा, तभी तो ये Y की छाया इसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, सूर्य यहाँ पर रहेगा तो ये Y की छाया X पर पड़ेगा। तो X का मुंह किस दिशा में है, तो देखिए Y की छाया जो है इसकी ओर पड़ रहा है, X की ओर पड़ रहा है, तो X का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, X का मुंह सूर्य की दिशा में हो गया। मतलब सूर्य के दिशा में, मतलब ये पूर्व की दिशा में हो गया। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट निकल गया, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा। क्या बोल रहा है, शाम के 4:52 हो रहा है, मतलब ये क्या है, 4 हमारा आवर में है, 52 किस में है, मिनट में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 60H -
11m/2। यहाँ पर एज क्या हो जाएगा आवर, एम क्या हो जाएगा मिनट। अब यहाँ पर देखिए कितना दिया है 4:52, मतलब 4 क्या है हमारा आवर में दिया है और 52 किस में दिया है मिनट। इसको हम फॉर्मूला में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 60 इंटू एच की जगह में क्या हो गया 4 माइनस 11 इंटू एम की जगह में क्या आ जाएगा ये 52 52, ठीक है। और ये क्या होगा बटे में 2। अब इसको हमें बना देना है। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, कितना आ गया 240 माइनस 11 गुणित 52 करेंगे तो ये आ जाएगा 572 और ये बटे का 2। अब इसको हम माइनस कर देते हैं। 572 में से 240 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 332/2। अब यहाँ पर देखिए बड़ा वाला संख्या के साथ माइनस है तो हमें इसमें माइनस नहीं लेना है, ठीक है। इसमें हमें क्या है एंगल निकालना है, तो एंगल को जो है वो माइनस में नहीं लेना है। तो 332/2 आ गया। 332/2 करने पर ये कितना आ जाएगा 166 डिग्री, ठीक है। ये हमारा बन गया एक छोटा एंगल। अब देखिए कोई भी घड़ी बनता है उसमें हमेशा 2 एंगल रहेगा। मान लीजिए घड़ी है उसमें क्या हो रहा है अभी अपना 9 बजा हुआ है, तो देखिए एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये होगा। हमेशा उसमें 2 एंगल बनता है, ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या बोला है छोटा एंगल, तो ये तो हमारा छोटा एंगल हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। मैं इसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर कहीं छोटा एंगल की जगह बड़ा एंगल आ गया तो आपको किस प्रकार से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये छोटा एंगल होता है एक एंगल ये बड़ा होता है, ठीक है। तो छोटा एंगल हमें मिल गया। अब देखिए पूरा घड़ी जो है कितने एंगल का होता है, ये 360 का होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपको बड़ा एंगल पूछता तो हमें यही फार्मूला यूज करके हम निकालते। अब देखिए इसमें हम 166 को माइनस करेंगे तो जो एंगल आएगा वो हमारा हो जाएगा एक और दूसरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। वही हमारा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा या तो बड़ा एंगल हो जाएगा या तो फिर छोटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो 360 में हम 166 को माइनस करेंगे तो इससे कुछ बड़ा ही वैल्यू आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा बड़ा एंगल और ये हो जाएगा छोटा एंगल, ठीक है। आप चाहो तो इसमें दोनों एंगल निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 166। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 15 साल पहले सिंधिया ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी। उसकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है, ये हमें पूछा है। मतलब एक क्या है सिंधिया है और एक कौन है ब्रिटनी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी। कौन बड़ी थी, सिंधिया 3 गुना बड़ी थी ब्रिटनी से। मान ली ब्रिटनी का ये 1 है तो हम सिंधिया क्या हो जाएगा उसका 3 गुना हो जाएगा। ये कब की एज है, कब की आयु है, ये 15 साल पहले, 15 साल पहले की आयु है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों का वर्तमान का अगर हम निकालते हैं, दोनों का अगर हम वर्तमान का निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा सिंधिया प्लस ब्रिटनी। वर्तमान का क्या बोला है, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है 54 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, ये इन दोनों का योग कितना दिया है, सॉरी ये 94 है। कितना दिया है, ये 94 वर्ष है, ठीक है। तो अब ये क्या है 15 वर्ष पहले का है। अब हमें क्या करना है 15 वर्ष बाद, वर्तमान में क्या हो जाएगा 15 वर्ष बाद, मतलब दोनों की आयु 15-15 साल बढ़ेगा। ये भी 15 साल बढ़ेगा और ये भी 15 साल बढ़ेगा, मतलब दोनों क्या होगा 30 साल बढ़ गए। अब दोनों का आयु का योग कितना है, ये 94 है। इनमें से हम 30 माइनस कर देते हैं क्योंकि वर्तमान में उन दोनों का आयु 30 वर्ष बढ़ गया। तो इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। ये 64 क्या हो जाएगा, ये वर्तमान आयु हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के 15 साल पहले का रेशियो क्या है, 3 और 1 4। 4 रेशियो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। मतलब एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये 16 चौक 64 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो किसका है, ब्रिटनी का है। तो ये क्या हो जाएगा सिंधिया का, 3 गुणित 16 हो जाएगा। 3 गुणित 16 ये किसका हो जाएगा, सिंधिया का, अगर हम निकालना चाहें तो। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ये 15 साल पहले का निकला है अभी, ठीक है, 15 साल पहले का। अब यहाँ पर क्या पूछा है, ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है, मतलब उसका वर्तमान आयु पूछा है। तो ब्रिटनी का वर्तमान आयु कितना निकला है, ये 15 साल पहले का आयु कितना निकला है 16। अब उसका अगर वर्तमान आयु निकालेंगे तो इसमें हम 15 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। तो 16 में अगर 15 जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 31। ये हो जाएगा आंसर। यहाँ से हम चाहें तो
सिंधिया का भी निकाल सकते हैं, यहाँ से चाहे तो हम सिंधिया का भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रिटनी की आयु और यहाँ से आ जाएगा सिंधिया की आयु। ये हो जाएगा अपना आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। ठीक है, सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब टोटल समूह में कितना है, 13 है, 13 मेंबर हैं, उनका औसत कितना है, 17 है, मतलब 13 गुणित 17, तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये 221। अब उसके बाद क्या दिया है, 13 मेंबर है तो उसमें पहले 5 का औसत हमें दिया हुआ है, 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। पहले 5 का दिया हुआ है, 5 का औसत कितना है, 15 है, मतलब ये हो जाएगा 15 पंचे 75। अब देखिए पहले 5 का दिया हुआ है और अंतिम जो उसके बाद 8 बच गया उसका औसत ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 146। अब ये 146 किसका औसत हो जाएगा, ये जो समूह में जो अंतिम 8 जो बचा, 8 संख्या, उसको हम मान लेते हैं 8x। 8x का औसत कितना है, ये 146 आ गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने पर ये क्या आ जाएगा, ये 146 बटे का 8, मतलब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 18.25, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इसका एक निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कथन दिया है और इसका निष्कर्ष दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हमें कभी भी कथन दिया हो, जैसे कुछ शिक्षक अमीर है और सभी मधुमेह रोगी अमीर हैं, ठीक है, कुछ वाला आ रहा है और सभी वाला ऑप्शन इसमें आ रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा हमें वेन डायग्राम के हेल्प से ही बनाना है। दोस्तों वेन डायग्राम जो है वो रेलवे के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बार बार बोलूँगा, आप अगर आपको वेन डायग्राम पढ़ने में दिक्कत होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको वीडियो दिया गया है, आप जाकर उसको ज़रूर देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसका हम पहले वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, कुछ शिक्षक अमीर हैं, मतलब क्या है, कोई शिक्षक है, ये कौन है भाई, शिक्षक हैं, और क्या बोल रहा है, इसके कुछ शिक्षक जो है वो अमीर हैं। कुछ शिक्षक कौन है, ये जो है अमीर आदमी को डिनोट करता है। ठीक है, ये वाला जो है डायग्राम वो शिक्षक को डिनोट करता है और ये वाला अमीर आदमी को डिनोट करता है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सभी मधुमेह रोगी अमीर हैं। जो सभी मधुमेह वाले हैं वो क्या है, अमीर है, मतलब सभी वाला कंडीशन आ गया। कभी भी सभी वाला कंडीशन आता है वो किसी के भी अंदर में रहेगा, तो ये किसके अंदर में रहेगा, अमीर है बोल रहे हैं, सभी मधुमेह रोगी अमीर है, तो ये अमीर के अंदर में आ जाएंगे, कौन, मधुमेह वाले। तो सभी मधुमेह वाले क्या हो जाएंगे, अमीर के अंदर में आ जाएंगे। ये कौन होगा, मधुमेह वाले होंगे, मधुमेह रोगी होंगे। फिर से देखिए, कुछ शिक्षक अमीर हैं, ये शिक्षक का हो गया और ये अमीर का हो गया। ठीक है, इसका कुछ शिक्षक जो है ये अमीर होंगे, और सभी मधुमेह रोगी अमीर होंगे, मतलब जो मधुमेह रोगी है वो सभी के सभी अमीर होंगे, मतलब ये सभी के सभी अमीर के अंदर में आ गया। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक हैं। अब कुछ मधुमेह रोगी क्या है, वो शिक्षक है, तो यहाँ से देखिए या तो ये कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक भी हो भी सकते हैं, इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से भी बन सकता है, अगर ये शिक्षक हैं और ये कौन होंगे, अमीर आदमी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी मधुमेह रोगी जो है अमीर आदमी के अंदर में आएगा, सभी मधुमेह रोगी अमीर आदमी के अंदर में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया अमीर और ये हो गया मधुमेह, तो सभी मधुमेह रोगी जो है वो अमीर आदमी के अंदर में भी आ रहा है और इसको भी टच करेगा। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से भी बन सकता है, और जो है देखिए ये जो है चाहे तो मधुमेह रोगी जो है शिक्षक को टच नहीं करेगा, तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से भी बन सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है कुछ अटपटा टाइप से ही दिया होगा। तो देखिए उसके बाद क्या बोला है, पहला जो है ये तो कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है भाई, इसके हिसाब से हो भी सकता है और इसके हिसाब से नहीं भी हो सकता है, पहला कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद क्या दिया है, कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी हैं, कुछ अमीर जो है वो मधुमेह रोगी होंगे, मतलब देखिए सभी मधुमेह रोगी अमीर के अंदर में आ रहा है तो कुछ अमीर मधुमेह रोगी तो होंगे ही होंगे, तो ये हमारा सेकंड तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए इसका ऑप्शन दिया है, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो निकाला जा सकता है। इसमें क्या बोल रहा है, एक और दोनों नहीं निकाला जा सकता, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन से पहले
हमेशा किस प्रकार हमें छांट करके आंसर लाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, केवल निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है, तो भैया निष्कर्ष एक तो निकल सकता है, लेकिन केवल नहीं निकल सकता क्योंकि दूसरा भी निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, हमारा निष्कर्ष सेकेंड भी निकल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए, केवल निष्कर्ष दो निकाला जा सकता है, तो निष्कर्ष दो तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन निष्कर्ष ए भी निकल सकता है। यहाँ पर क्या बोला है, देखिए निष्कर्ष एक, कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक हैं, तो कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक हो भी सकते हैं, यहाँ पर इसके हिसाब से हो भी सकते हैं और इसके हिसाब से नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आ रहे हैं। अब देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है, एक और दो दोनों निकाले जा सकते हैं। हाँ, ये हमारा सही हो जाएगा। एक और दो दोनों निकाले जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर जा सकते हैं ये बोल रहा है, निकाले जाएंगे कन्फर्म वाला आंसर इसमें भी नहीं दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है और ये वाला भी ऑप्शन भी सही हो सकता है, मतलब एक और दो दोनों निकाले जा सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में से असंगत पद को छांटें। अब जो असंगत है उसको हमें छांटना है, मतलब जो अलग है उसको छांटना है। पहले क्या दिया है, 0.02, 0.02। उसके बाद दूसरा में क्या है, 0.020, 0.020, मतलब दशमलव के बाद में अगर कोई भी जीरो होता वो उसका हमारा कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, उसको हम चाहे तो लिख भी सकते हैं और चाहे तो उसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का वैल्यू सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2/100 दिया है, 2/100, तो 2/100 का मतलब क्या हो जाएगा, इसके बटे में कितना है, दो जीरो है, तो इस साइड से दो संख्या बाद हम दशमलव लगा देंगे, मतलब ये हमारा एक संख्या हो गया और ये हो गया दूसरा संख्या, इसके बाद हम दशमलव लगा सकते हैं और ये हो जाएगा 0.02, मतलब 2/10 को 0.02 लिख सकते हैं। मतलब इन तीनों में देखिए समानता है, इन तीनों का मतलब क्या हो गया, 0.02 ये भी है, 0.02 ये भी है, 0.02 ये भी हो गया, 0.02 ये भी हो गया, और ये क्या दिया है 0.002, तो ये वाला जो है वो नंबर जो है वो अलग हो जाएगा, यही हो जाएगा असंगत। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.002। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि नीचे प्रस्तुत अनुमानों में से कौन सा अनुमान वाक्य में निहित है। तो देखिए ये भी हमारा कथन और निष्कर्ष से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कथन और निष्कर्ष से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसका तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए वाक्य क्या दिया है, 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, 6 वर्ष की आयु है तो 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, ये वाक्य में दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से हमें अनुमान लगाना है। ठीक है, इसके हिसाब से अनुमान लगाना है कि अनुमान जो है ये वाक्य को निहित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है अनुमान में। तो देखिए पहला क्या दिया है, 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। तो 6 वर्ष में की आयु में बच्चे जो है उनमें काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। ठीक है, तभी उसको हम क्या करते हैं, 6 वर्ष की आयु में ही उसको क्लास 1 से भर्ती कराया जाता है। ठीक है, ताकि वो क्यों भर्ती कराया जाता है, क्योंकि बच्चे उसमें अच्छे से कुशल हो जाते हैं। तो ये हमारा कथन सही हो जाएगा। अब उसके बाद क्या दिया है सेकंड में, बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते। आजकल के बच्चे तो बहुत ही एडवांस हो गए हैं, वो तो क्लास 1 से पहले UKG पढ़ते हैं, KG पढ़ते हैं, है ना, उसी में बच्चे लिखना आरंभ कर देते हैं। तो ये वाला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही होगा और दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दिया है, केवल अनुमान एक ही निहित है। ठीक है, इसमें अनुमान एक ही निहित है, दूसरा वाला तो साफ साफ गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या दिया है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा परिभाषा। अब देखिए कौन कौन सा संख्या दिया गया है, इसको हम बनाते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सी जो संख्या है उसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, तो हम एक एक को बना के देखते हैं। पहले क्या दिया है, रूट का 64। ठीक है, रूट का 64, तो ये जो वर्गमूल 64 है, ये जो 64 है किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। ये वर्गमूल 8 हो गया, इसको हम कटा सकते हैं वर्ग और ये वर्गमूल, तो कितना आ गया 8। तो 8 तो हमारा परिमेय संख्या है, इसको हम 8/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम 8/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा।
उसके बाद क्या दिया है देखिए, रूट का 3 और ये 64, ठीक है, मतलब 3 ये रूट 64 दिया हुआ है। तो ये जो 3 रूट 64 दिया है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 3 रूट 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये घात 3 और ये रूट का 3 कट गया तो इसका भी आंसर आ गया 4, मतलब 4 को भी हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। उसके बाद क्या दिया है, रूट का 6 और ये दिया है 64, ठीक है, 6 रूट 64। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये 6 रूट में दिया हुआ है और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये घात का 6 और ये रूट का 6 कट गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 2, मतलब 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, इसको भी हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है, 4 रूट 64, मतलब 4 रूट 64। तो यहाँ पर 64 जो है किसी के घात में नहीं आता, किसी के घात 4 में नहीं आता, और ये हमारा रूट 4 अगर किसी के घात 4 में नहीं आता तो रूट 4 कटेगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों आंसर तो दिया है लेकिन आंसर किस प्रकार से लाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आरआरबी लोको पायलट और टेक्नीशियन में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको मैथ्स और रीजनिंग में ही फोकस करना है, क्योंकि यही आपका पूरा स्कोरिंग टॉपिक होता है। मैंने खुद जब तैयारी किया था तो मैं मैथ्स और रीजनिंग को ही ज़्यादा फोकस किया था, तो मेरा 65 में मेरा आ गया था, 59 नंबर आ गया था। और फर्स्ट पेपर तो आपका खाली पासिंग रहता है, आपको मेन फोकस सेकेंड पेपर के लिए करना है। और फर्स्ट हो या सेकेंड हो, आपका मेन रीजनिंग का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें आप जो है मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको स्कोर करने के साथ साथ आपको टाइम भी मैनेज करना है। इन दोनों में आपको टाइम मैनेज करना है, कम से कम टाइम में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ये आपको देखना है। और यही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है अपना रेलवे के एग्ज़ाम में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को सही तरीके से भरेगा। अब हमारा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न श्रृंखला दिया गया है। अब इसको हमें देखना है ऑप्शन से, या फिर हम ऑप्शन से देखेंगे या फिर देखेंगे इनमें आपस में किस प्रकार से रिलेशन बन रहा है। तो देखिए पहले में क्या है, हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन जैसे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या हो गया, इसमें देखिए कितने डिज़ाइन है, 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3 4, मतलब 4 4 हैं। सेकंड वाले में क्या हुआ, ये इस साइड 4 तो दिया हुआ है और इस साइड 1 कम हो गया, ठीक है, इस साइड 4 ही है, इस साइड 1 कम हो गया। उसके बाद वाले में क्या है, इस साइड देखिए, इस साइड तो 1 कम हो ही गया था, इधर से भी 1 गायब कर दिया, मतलब इधर 3 हो गए, इधर 3 हो गए। उसके बाद वाले स्टेप में फिर इस साइड 1 कम किया। अब उसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, इधर से भी 1 गायब हो जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये एक ये मतलब ये वाला 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यही आ जाएगा ऑप्शन में। अगर ये वाला यहाँ पास आता है तो उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर इसमें से ये वाला 1 गायब करेगा तो ये वाला 1 गायब होगा, मतलब यही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आज हमने 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दूसरे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी यह वीडियो शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ।